अंजलि चुलबुली सी लड़की थी, लेकिन उसको सोशल मीडिया का बहुत शौक था। वो अपनी जिंदगी से जुड़ी हर बात, हर मोमेंट को सोशल मीडिया पर शेयर करना कभी नहीं भूलती थी। अंजलि की उम्र शादी के लायक हो गई थी और उसकी शादी विकास नाम के लड़के से हो जाती है। शादी के बाद अंजलि की सास माधुरी बड़े ही प्यार से अपनी बहू और बेटे का स्वागत करते हुए बोलती है, बहू, तू अपने दाहिने पैर से इस कलश को नीचे गिरा दे और इस घर में तू अपना शुभ कदम रखियो। माँ जी आप रुक जाइए, आप मेरा फोन पकड़िए। मैं जैसे ही कलश को गिराऊंगी आप मेरा वीडियो बना लेना ताकि मैं इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकूं। सोशल मीडिया, ये क्या होता है? माँ, सोशल मीडिया आजकल की जनरेशन में चलते हैं, आपके समझ में नहीं आएगा। आप लाओ फोन मुझे दो, मैं बताती हूँ। विकास अपनी बीवी की वीडियो बनाता है, जिसके बाद अंजलि अपने घर में गृह प्रवेश की रस्म को पूरा करती है और दोनों अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। कुछ देर में माधुरी अंजलि को दूध का गिलास देकर जाती है। उसके बाद वो गिलास की फोटो खींचकर बोलती है, हाँ, अब मैं इस फोटो को पोस्ट कर देती हूँ। ये क्या कर रही हो? इस वीडियो को पोस्ट कर रही हूँ। आज हमारी पहली रात है, लोग जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, इसलिए मैं पोस्ट कर रही हूँ। अरे वो तुम पोस्ट कर रही हो? एक काम करो, लाइव आ जाओ, सबको लाइव दिखा दो इस कमरे में क्या हो रहा है। वाह विकास जी, क्या सुपर आइडिया दिया है। शट अप अंजलि, तुमको जरा भी नॉलेज नहीं है क्या पोस्ट करने लायक है और क्या नहीं। अच्छा ठीक है, अब गुस्सा मत करो और ये दूध पी लो। विकास के डांटने पर अंजलि फोन रख देती है, लेकिन एक पोस्ट डालने के बाद अगली सुबह जब अंजलि उठती है, उसकी फोटो क्लिक करने लगती है और अपनी फोटो को पोस्ट करते हुए बोलती है, फर्स्ट मॉर्निंग इन ससुराल इन ब्रेकफास्ट, और ये लो हो गई पोस्ट। अंजलि उठने के बाद नहा धोकर सबके लिए रसोई में खाना बनाती है। थोड़ी देर में विकास और माधुरी फ्रेश होकर नीचे आते हैं। फिर माधुरी विकास से बोलती है, बेटा, आज सुबह सुबह रिश्तेदारों के फोन आ रहे थे और कह रहे थे बहू बड़े काम के लेकर आए हो। अरे उन्होंने कहाँ देख लिया इसे काम करते हुए? माँ पता नहीं मुझे। दोनों माँ बेटे बातें कर ही रहे होते हैं, तभी अंजलि ब्रेकफास्ट बनाकर लेकर आती है। माँ जी और विकास जी, मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, आप दोनों आइए और टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। नाश्ता छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ, सुबह सुबह कोई रिश्तेदार आया था क्या? नहीं तो कोई नहीं आया था। क्यों, क्या हुआ? वो माँ को कॉल आ रहे थे रिश्तेदारों के, बोल रहे थे बहू बड़ा काम करती है। मुझे लगा वो लोग तुम्हें देखने आए होंगे। अरे वो मैंने सुबह एक पोस्ट डाली थी सोशल मीडिया पर, तो शायद वहीं से पता चला होगा। अब आप ये सब छोड़िए, खाना खाइए, आज खाना मैंने बनाया है। विकास और माधुरी खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं। जैसे ही विकास एक निवाला मुंह में डालने वाला होता है, तभी अंजलि बोलती है, रुकिए, आप ये क्या कर रहे हैं? फिर क्या इसकी पूजा करे? अभी तो कह रही थी खाना खाकर बताओ कैसा बना है। हम खाने जा रहे हैं तो रोक रही हो। हाँ बहू, अब खाने भी दे, बहुत भूख लगी है। अरे मैंने खाने से कब मना किया? मैंने तो बोला है रुक जाओ, मुझे एक फोटो लेने दो। आज पहली बार मैंने ससुराल में खाना बनाया है, मुझे अपने फॉलोअर को भी तो दिखाना है। इतना बोलकर अंजलि अपने फोन से खाने की फोटो खींचती है और पोस्ट करते हुए बोलती है, आई एम फर्स्ट ब्रेकफास्ट और फर्स्ट टाइम। हो गया, अब करती हूँ मैं पोस्ट। अंजलि, हर चीज की हद होती है, हर चीज सोशल मीडिया पर डालना जरूरी है क्या? आपको कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं अपने मम्मी के घर चली जाती हूँ, वहाँ मुझे कोई नहीं रोकेगा। अरे नहीं नहीं बहू, ये तो मजाक कर रहा है। करो जो तुम काम कर रही हो, मुझे भी सीखना है ये सोशल मीडिया क्या होता है। जरूर माँ जी, मैं सिखा दूंगी। इतना बोलकर अंजलि रसोई में चली जाती है। उसके जाने के बाद विकास अपनी माँ से बोलता है, माँ आप क्या कर रही हो? आप भी उसकी गलत आदत को बढ़ावा दे रही हो। बेटा, मैंने तो उसका ध्यान हटाने के लिए बोला था, मगर तू चिंता मत कर, बहू बहुत समझदार है, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी। फिर विकास ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन अंजलि अपनी बातों की एकदम पक्की थी। अपनी सास की बातों को ध्यान में रखते हुए वो माधुरी का फोन लेकर अपनी सास के पास आकर बोली, माँ जी ये लो आपका फोन, और आओ मैं आपको सिखाती हूँ सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अच्छा बहू, बता कैसे करते हैं इस्तेमाल? आप सोशल मीडिया की मदद से अपने दूर बैठे रिश्तेदारों को दुनिया के दूर दूर बसे हुए लोगों तक 1 सेकंड में आप अपनी बात पहुंचा सकती हो। सच में? इस सोशल मीडिया से मैं अपनी कानपुर वाली बहन को भी देख सकती हूँ?
हाँ माँ जी, और तो और कानपुर वाली मौसी इंस्टा फेसबुक सब चलाती हैं। अंजलि अपनी सास को सोशल मीडिया के बारे में बताकर उसको भी सोशल मीडिया का लत लगा देती है। उसके बाद माधुरी भी अपने हर अच्छे और बुरे मूवमेंट को सोशल मीडिया पर शेयर करने लगती है। ऐसे ही एक दिन माधुरी के पैरों में दर्द होता है, फिर अंजलि उसके पैर दबाने लगती है। तभी माधुरी बोलती है, अरे बहू रुकना, मेरे पैर दबाते हुए तेरा फोटो लेती हूँ और सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हूँ। लोगों को दिखेगा हम सास बहू में कितना ज्यादा प्यार है, बहुत सारे कमेंट आएंगे। अरे माँ जी, क्या कमाल का आइडिया है, रुको एक अच्छा सा पोज लेने दो। हाँ अब खींचो फोटो। माधुरी अपनी और अंजलि की फोटो डालते हुए बोलती है, माई बहू इज प्रेसिंग इन पैर, फीलिंग रिलैक्स, एंजॉय डे माई बहू लिख दिया। अब मैं इसे पोस्ट कर दूंगी। सासू माँ मजा आ रहा है ना? हाँ बहू मजा आ रहा है, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। तुझे पता है कल मैंने अपनी सहेली को फेसबुक पर देखा था, नाम बदलकर एंजल प्रिया बनी हुई थी। माँ जी ये तो कुछ भी नहीं है, आजकल लोग डांस करके वीडियो बनाते हैं। बहू कुछ ऐसा करना जिससे हमारी पोस्ट पर लाइक और कमेंट बहुत ज्यादा आने लगे। माँ जी क्यों ना हमारी पड़ोसन जो हमें देखकर मुंह बनाती है उसकी वीडियो बनाकर पोस्ट कर दें, लोग हंसेंगे भी और हम जल्दी फेमस हो जाएंगे। हाँ ठीक है, इस वक्त वो छत पर होगी, रुक मैं देखती हूँ, तू चुपचाप वीडियो बनाइयो। माधुरी छत पर जाकर देखती है, उसे अपनी पड़ोसन सुजाता दिखती है। तभी माधुरी बोलती है, और सुजाता बहन क्या हुआ, आज भी मुंह फुला रखा है क्या? मैं क्यों मुंह फुलाऊंगी, और तू मुझसे क्यों बोल रही है? अरे हाँ, तुझसे मुंह लगाना मतलब गधी को मुंह लगाने बराबर है। सुजाता एक गुस्सैल औरत थी और माधुरी की बात से उसका गुस्सा बढ़ जाता है। उसके बाद वो माधुरी से बोलती है, अरे तू होगी गधी जैसी, समझ क्या रखा है तूने अपने आप को, आएगी और कुछ भी बोलेगी, मेरे मुंह लगेगी तो बोल बोल कर तेरे कानों से खून निकाल दूंगी। आई बड़ी मुझसे फालतू बोलने वाली, चली जा यहाँ से। सुजाता को गुस्सा दिलाकर दोनों सास बहू उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देती हैं और कुछ ही देर बाद लाखों लोगों द्वारा उस वीडियो को देखा जाता है और सुजाता के लिए कमेंट्स आने लगते हैं और साथ ही मोहल्ले के लोग सुजाता को देखकर चुगली करने लगते हैं। उसका घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। आते जाते लोग उसे झगड़ालू औरत बोलने लगते हैं और उसकी मानसिक हालत खराब होने लगती है। तभी एक शाम विकास अपने फोन पर वीडियो देखता है। उसके बाद वो गुस्से में घर आकर अपनी माँ और बीवी से बोलता है, माँ अंजलि आप दोनों कहाँ हो? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे आपको होश भी है? आपने क्या किया है? सुजाता आंटी की वीडियो आपने जो सोशल मीडिया पर डाली है उसकी वजह से उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है। बेटा वो औरत भी कुछ कम नहीं है, बिना फालतू में गुस्सा करती रहती है, इसलिए आज हमने उसके गुस्से का फायदा उठा लिया। माँ ये अब क्या कह रही हो? मैंने तो आपको अंजलि को सुधारने बोला था, खुद उसके जैसे बन जाने को नहीं बोला था। आपकी वजह से पूरे मोहल्ले वाले सुजाता आंटी को गलत नजर से देख रहे हैं। आते जाते लोग उन पर गलत कमेंट कर रहे हैं, जिसके कारण उनकी तबीयत खराब हो गई है। बेटा हमें नहीं पता था ये बात यहाँ तक फैल जाएगी, हमने तो हंसी मजाक में वीडियो डाल दिया था। मैं सोशल मीडिया से इसलिए दूर हूँ, यहाँ एक का मजाक बनता है और दूसरों के लिए सजा बन जाता है, पता नहीं चलता। अरे अपनी आंखें खोलो, कुछ चीज हमारे फायदे के लिए बनाई गई है, उनको गलत तरीके से इस्तेमाल करके क्यों बंद करवाना चाहते हो? विकास की बात सुनकर दोनों सास बहू को अपनी गलती का एहसास होता है। उसके बाद सुजाता से माफी मांगती है और साथ ही साथ सोशल मीडिया से वीडियो डिलीट कर देती है और माफी मांगने की वीडियो अपलोड करती है, जिसमें वो सोशल मीडिया के बारे में सही तरीके से यूज के बारे में बताती है। नीले आँखों वाली बदसूरत सिंड्रेला परी। बहुत समय पहले की बात है, परी लोग की दुनिया में फ्लोरा नाम की रानी परी रहती थी। रानी परी की एक बेटी थी सेलिना। सेलिना बहुत ही खूबसूरत थी। अपने लाल बालों और हरी आँखों पर सेलिना को बहुत घमंड था। सेलिना परी बाकी परियों के साथ ज्यादातर वक्त परी लोग के बगीचे में बिताती थी। सभी परियां उसकी सुंदरता की अक्सर तारीफ करती थी। सेलिना परी को अपनी सुंदरता की तारीफ सुनना बेहद पसंद था। गुजरते वक्त के साथ सेलिना परी का घमंड भी बढ़ता चला गया। अब वो सीधे मुंह किसी से बात तक नहीं किया करती। रानी परी फ्लोरा अपनी बेटी सेलिना के इस बर्ताव से बहुत दुखी रहती और उसे खूब समझाती, लेकिन सेलिना परी सभी बातों को अनसुना कर अपने घमंड में चूर रहती। एक दिन की बात है,
रानी परी फ्लोरा बगीचे में टहल रही थी। तभी उनकी नजर बगीचे में लगे आकर्षक नीले फूलों पर गई। उन नीले फूलों को देखकर रानी परी बोली, ओह, कितने सुंदर फूल हैं। काश मेरी एक बेटी होती जिसकी नीली आंखें हो और वो दिल की बहुत ही सुंदर हो। हे परियों की राजमाता, मेरी विनती सुन लो। रानी परी फ्लोरा के इतना बोलते ही एक चमत्कार हुआ और तेज रोशनी के साथ उनकी गोद में एक नीली आंखों वाली नन्ही सी परी प्रकट हो गई, जिसे देख रानी परी बोली, ओह, परियों की राजमाता ने मेरी पुकार सुन ली। मेरी बच्ची कितनी सुंदर है, नीली आंखें और सुनहरे बाल। तुम कितनी प्यारी हो। मैं तुम्हारा नाम रखती हूँ सिंड्रेला। तुम बिल्कुल उन नीले फूलों की तरह सुंदर और कोमल हो। सिंड्रेला परी का दिल बहुत अच्छा था और वो बहुत प्यारी थी। वो अपनी बहन सेलिना परी से बिल्कुल अलग थी। सिंड्रेला परी अपनी रानी माँ का बहुत ख्याल रखती थी। उसे अपनी बड़ी बहन से भी बहुत प्यार था, पर सेलिना परी के मन में सिंड्रेला के लिए जरा सा भी प्यार नहीं था। वो सिंड्रेला परी की खूबसूरती से बहुत ही जलती थी। सेलिना परी हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि सिंड्रेला परी कभी भी महल से बाहर ना जाए, ताकि कोई भी सिंड्रेला परी की खूबसूरती ना देख पाए। इसलिए वो सिंड्रेला परी को बाहर जाने से रोका करती और उससे हमेशा झूठ बोलती। तुम कभी महल से बाहर कदम मत रखना, क्योंकि तुम्हें पता नहीं, अगर तुम बाहर जाओगी तो लोग तुम पर काला जादू कर देंगे। सिंड्रेला परी अपनी बहन की हर बात मानती थी। वो वही करती जो वो कहती थी। रानी परी फ्लोरा भी यही चाहती थी कि सिंड्रेला परी महल से बाहर ना जाए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं सिंड्रेला परी भी सेलिना परी की तरह घमंडी ना बन जाए। एक दिन की बात है, सिंड्रेला परी राजमहल के बगीचे में खेल रही थी। तभी उसने एक प्यारी सी तितली को बगीचे में उड़ते हुए देखा। वाओ, कितनी प्यारी तितली है। मैंने इससे पहले इतनी खूबसूरत तितली कभी नहीं देखी। ये कहते हुए सिंड्रेला उस तितली का पीछा करने लगी। वो आकर्षक तितली की खूबसूरती में इतना खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कब परी महल से बाहर दूर निकल गई। लेकिन कुछ ही पल में वो तितली गायब हो गई। अरे, वो तितली कहाँ गई? अभी तो यही थी। सिंड्रेला परी यहाँ वहाँ हैरानी से उस तितली को ढूंढ ही रही थी कि तभी परीलोक की परियों ने सिंड्रेला परी को चारों ओर से घेर लिया और उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगे। ये देख सिंड्रेला परी घबरा गई। मुझे महल वापस लौट जाना चाहिए, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। ये कहते हुए सिंड्रेला परी महल की ओर जाने लगी, लेकिन सिंड्रेला परी महल जाने का रास्ता भूल गई और गलत दिशा की ओर जा पहुंची। वो बहुत डरी हुई थी, क्योंकि वो एक सुनसान जंगल में पहुंच गई। वो जल्दबाजी में अपने कदम बढ़ा रही थी कि तभी अचानक वो एक गहरे सुरंग में जा गिरी। कोई बचाओ मुझे! लेकिन उस जंगल में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। वो इतना गहरा सुरंग था कि वो नीचे और नीचे जाती रही। वो मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन कुछ देर बाद वो बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो ऐसी जगह थी जहाँ अजीब किस्म के पेड़ पौधे और फूल दिखाई दे रहे थे। मैं कहाँ आ गई हूँ? ये जगह बहुत ही अजीब है। सिंड्रेला परी उस अजीब जगह में इधर उधर भटक रही थी कि तभी उसे एक खूबसूरत हवेली दिखाई दी, जहाँ सुमोना नाम की एक बुरी जादूगरनी रहती थी। सिंड्रेला परी घबराते हुए हवेली के अंदर दाखिल होने ही वाली थी कि तभी सुमोना जादूगरनी उसके सामने प्रकट हुई और बोली, कौन हो तुम? वहीं रुक जाओ। मेरा नाम सिंड्रेला परी है। मैं दरअसल एक गहरी सुरंग में गिर गई थी और यहाँ पहुँच गई। मैं वापस अपने महल जाना चाहती हूँ। प्लीज मेरी मदद कीजिए। मदद? मैं भला तुम्हारी मदद क्यों करूँ? मैं आपके बहुत काम आ सकती हूँ। मुझे घर का सारा काम करना आता है। मैं आपका सारा काम करूँगी। बस आप मुझे वापस महल जाने का रास्ता बता दीजिए। सिंड्रेला परी की बात सुन जादूगरनी सुमोना मन ही मन में सोचने लगी कि उसे मुफ्त में एक नौकरानी मिल जाएगी। फिर वो बोली, ठीक है, तुम कुछ दिन मेरे यहाँ काम करो। अगर मुझे तुम्हारा काम अच्छा लगा तो मैं तुम्हें वापस परी महल भेजने में तुम्हारी मदद करूँगी। अच्छा ठीक है, मुझे आपकी बात मंजूर है।
पर मेरी एक और शर्त भी है, वो ये है कि तुम्हें यहाँ एक बदसूरत लड़की बनकर रहना होगा, क्योंकि कोई भी खूबसूरत चीज मैं अपने बेटे के नजदीक नहीं आने दूंगी, क्योंकि उसे उससे प्यार हो जाएगा और वो मुझे छोड़ देगा। लेकिन रात को मेरे बेटे के सो जाने के बाद तुम अपने असली रूप में वापस आ जाओगी। ये सुन सिंड्रेला परी थोड़ा हिचकिचाई और जादूगरनी की बात मान गई। फिर जादूगरनी ने उस पर काला जादू किया और वो देखते ही देखते नीली आंखों वाली बदसूरत लड़की में बदल गई। अब यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ और जाकर मेरे बेटे का कमरा साफ करो। सिंड्रेला ने हाँ में सिर हिलाया और जैसे ही वो महल के अंदर गई, तब उसने खाने के टेबल पर एक सुंदर नौजवान को खाना खाते हुए देखा। सिंड्रेला वहाँ रुकी और उसे देखने लगी। तभी वहाँ अचानक से जादूगरनी सुमोना प्रकट हुई और सिंड्रेला से बोली, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? तुम्हें मैंने मेरे बेटे की कमरे की सफाई करने के लिए कहा था। पर आप यहाँ अचानक कैसे? आप तो हवेली के बाहर थी ना? लगता है तुम भूल गई, मैं जादूगरनी हूँ, मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ और ये मेरा बेटा विराट है। अब जाओ यहाँ से और जाकर जो काम कहा है वो करो। जी जादूगरनी, जा रही हूँ। जब सिंड्रेला कमरे में जा रही थी, तब उसने उन दोनों की बातें सुन ली। माँ, क्या मैं कल बाहर घूमने जा सकता हूँ? मैं सच में बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मुझे डर है अगर तुम बाहर गए तो तुम मुझे छोड़ दोगे। अगले कुछ दिन सिंड्रेला ने जादूगरनी सुमोना के घर में एक नौकरानी की तरह काम किया। धीरे धीरे वो विराट की ओर आकर्षित हो गई और मन ही मन उसे पसंद करने लगी। वो सारा दिन भर जादूगरनी के बेटे विराट के बारे में सोचती रहती। जादूगरनी का बेटा कितना सुंदर है, काश मैं उसे अपने हाथों से एक खूबसूरत फूलों की माला दे पाती। ऐसा सोचकर सिंड्रेला ने एक दिन बगीचे में जाकर रंग बिरंगे फूलों की एक माला बनाई और रात होने का इंतजार करने लगी। रात को जादूगरनी सुमोना के सो जाने के बाद सिंड्रेला अपने असली रूप में आकर फूलों की माला लिए चुपचाप विराट के कमरे में दाखिल हुई। फिर फूलों की माला विराट के तकिए के पास रख उसे निहारने लगी और फिर चुपचाप वहाँ से चली गई। अगले दिन सुबह जब विराट सोकर उठा तो उसे लगा जैसे उसने कोई सपना देखा। बड़ी अजीब बात है, आज मैंने सपने में एक नीली आंखों वाली परी को देखा। उसने मुझे फूलों की माला दी थी। ये कहते हुए विराट की नजर तकिए के पास रखी फूलों की माला पर गई। उन फूलों की माला को देख विराट ने कहा, ओह, इसका मतलब वो सपना नहीं था, वो सचमुच की परी थी। मैं अभी जाकर नीली आंखों वाली परी को ढूंढूंगा जिसने मुझे ये सुंदर माला दी है। इतना बोलकर विराट अपनी जादूगरनी माँ को बिना बताए चुपचाप घोड़े पर सवार हुआ और नीली आंखों वाली परी को ढूंढने के लिए पहली बार हवेली के बाहर कदम रखा। काफी दूर चलने के बाद वो मन ही मन बोला, मुझे पता है वो परी मेरी हवेली के आसपास तो बिल्कुल भी नहीं होगी। मुझे उसे ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना होगा। विराट अपने सपनों की राजकुमारी नीली आंखों वाली परी को ढूंढने काफी दूर निकल गया। दूसरी ओर सिंड्रेला ने विराट को हवेली से निकलते देख लिया था। वो भी विराट का पीछा करते करते जंगल से दूर नदी किनारे जा पहुंची। इत्तेफाक से सेलिना परी नदी किनारे अकेले ही पानी में अपनी छवि निहार रही थी। अपनी बहन सेलिना को देख सिंड्रेला फौरन उसके पास गई और बोली, मेरी प्यारी बहन, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई। मैं सिंड्रेला हूँ। क्या कहा? तुम सिंड्रेला हो? पर तुम इतनी बदसूरत कैसे हो गई? ये सब जादूगरनी के काले जादू की वजह से हुआ है। प्लीज इस काले जादू को तोड़ दो। सेलिना अपनी बहन सिंड्रेला को एक बदसूरत लड़की में देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत परी बनकर रहना चाहती थी। वो बोली, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? जाओ यहाँ से। मेरी प्यारी बहन, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे रानी माँ के पास ले चलो। सेलिना ने गुस्से से सिंड्रेला को जोर का धक्का दिया और वो दूर जा गिरी। तभी अचानक विराट वहाँ आ पहुँचा और सिंड्रेला का हाथ थामते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी?
विराट के छूते ही सिंड्रेला परी काले जादू से आजाद हो गई और वो अपने असली रूप में वापस आ गई। अपने सपनों की नीली आंखों वाली परी को देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अरे तुम तो हवेली में काम करने वाली नौकरानी थी ना, तुम परी में कैसे बदल गई? मैं वाकई में एक परी ही हूँ। दरअसल तुम्हारी जादूगरनी माँ ने अपने काले जादू से मुझे एक बदसूरत लड़की में बदल दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी खूबसूरत चीज तुम्हारे करीब आए। ये कहते हुए सिंड्रेला ने विराट को सारी बात बताई। ये सब सुन विराट हैरान रह गया और दुखी होते हुए बोला, मेरी माँ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूँगा। माना कि तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन तुम तभी खुश रह सकोगे जब तुम उन्हें माफ कर दोगे। सिंड्रेला को पहले जैसा खूबसूरत देख नदी किनारे खड़ी सेलिना गुस्से से तिलमिला गई। तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वो नदी में जा गिरी और डूबने लगी। अपनी बहन को मुसीबत में देख सिंड्रेला नदी में कूद गई और सेलिना को डूबने से बचा लिया। सेलिना पुरी को अपने किए पर बहुत अफसोस हुआ और उसने रोते हुए सिंड्रेला से माफी मांगी। तब सिंड्रेला बोली, मुझे पता है मेरी प्यारी बहन सेलिना, तुम्हारे दिल के कोने में मेरे लिए बहुत प्यार छुपा है। मैं जानती हूँ मेरी बहन दुनिया की सबसे प्यारी बहन है। ओह मेरी प्यारी बहन, मैं अपनी खूबसूरती के घमंड में इतनी चूर हो गई थी कि तुमसे हमेशा जलती रही। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। ये कहते हुए सेलिना ने सिंड्रेला को गले से लगा लिया। इस तरह दोनों बहनें एक हो गई और वहीं विराट ने भी हवेली लौटकर अपनी माँ से बात की। जादूगरनी सुमोना को भी अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने भी अपने बेटे से माफी मांगी। कोई बात नहीं माँ, मेरे दिल में हमेशा आपके लिए प्यार रहेगा। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। फिर विराट और सिंड्रेला परी ने एक दूसरे को अपने दिल का हाल बताया और बड़ी ही धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। दूसरी तरफ सेलिना परी का स्वभाव बिल्कुल बदल गया। वो अब सबसे प्यार से बातें करने लगी थी और वहीं रानी परी फ्लोरा को अपनी दोनों बेटियों पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। तो देखा दोस्तों आपने, हमें कभी भी खूबसूरती पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर दिल अच्छा होगा तो आप सबको खूबसूरत लगोगे। बादलों में 3 जादुई केक के घर। एक समय की बात है, सोनम अपनी छोटी बहन रिया और अपने माता पिता के साथ माधव नगर नाम के एक गांव में रहा करती थी। उनका ये छोटा सा परिवार गांव में खेती करके अपना गुजारा चलाया करता था। लेकिन एक दिन अचानक एक महामारी के कारण सोनम के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। इस घटना से दोनों बहनों को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उनके माँ बाप के अलावा इस दुनिया में उनका कोई भी नहीं था। अपने माँ बाप को खो देने के बाद दोनों बहुत ही अकेली हो जाती है। सोनम जानती थी कि वो बड़ी है और उसे अपनी छोटी बहन को संभालना है, इसलिए वो खुद को और अपनी छोटी बहन को संभालती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। पैसों की कमी के कारण रिया अब स्कूल भी नहीं जा पा रही थी। ऐसे ही एक दिन रिया सोनम से कहती है, दीदी मुझे स्कूल जाना है। मेरी सारी सहेलियां मुझे चिढ़ाती हैं और कहती है कि मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, इसलिए मैं अनपढ़ रह जाऊंगी और अनपढ़ लोगों का कोई भविष्य नहीं होता। मैं जानती हूँ रिया, तू स्कूल जाना चाहती है, पर तेरी फीस भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। बल्कि अब तो घर में राशन की भी कमी होने लगी है। कुछ ही दिनों में राशन भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वो दोनों बहनें कुछ सोच रही होती है कि तभी एकदम से रिया कहती है, दीदी आपको याद है आपने मेरे बर्थडे पर एक बार केक बनाया था। वो केक इतना टेस्टी था कि हर किसी को पसंद आया था और हर किसी ने आपके केक की तारीफ की थी। हाँ, वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ। उस दिन तो गांव के सरपंच जी ने भी मेरे केक की तारीफ की थी। हाँ, इसलिए मुझे लगता है कि आपको अपने एक बेकरी खोल लेनी चाहिए। आप सच में बहुत ही टेस्टी केक बनाती हो। अगर आपने बेकरी खोल ली तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। पर मैं जानती हूँ कि अब आप पैसों की बात करोगी। देखिए, हमारे पास पैसे नहीं है, पर हमारे पास ये हमारा छोटा सा घर तो है ना। आप इसे जमींदार के यहाँ गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम कर लीजिए और जब बेकरी से वो पैसे इकट्ठे हो जाए तो वो जमींदार को देकर अपना घर उससे वापस ले लेंगे। बात तो तेरी सही है,
छोटी होकर भी तू कितनी समझदारी की बातें करती है। थैंक यू माय लिटिल सिस्टर। इसके बाद सोनम जमींदार के घर जाती है और जमींदार को घर के कागज देते हुए सारी बात बताती है, जिसके बाद जमींदार कहता है, देखो सोनम, मैं तुम्हें अभी ही सारी चीजें साफ साफ बता देना चाहता हूँ। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने घर के कागज छुड़वा लेना, वरना 1 साल के बाद तुम्हारा घर मेरे कब्जे में हो जाएगा। सोनम पहले थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन फिर अपनी बहन की बातों को याद करके घर गिरवी रखने के लिए हामी भर देती है और फिर जमींदार से पैसे लेकर घर आ जाती है। उन पैसों से सोनम एक बेकरी खोलती है और घर का राशन भी ले आती है और साथ ही साथ उन्हीं पैसों से वो रिया की स्कूल की फीस भी भर देती है, जिससे रिया फिर से स्कूल जाने लगती है। सोनम की बेकरी के ही सामने एक मालती नाम की औरत की बेकरी भी थी। पूरे गांव में केवल उसी की एक बेकरी थी, जिस वजह से सभी लोग उसकी दुकान से ही केक खरीदा करते थे। मालती को सभी जानते भी थे और उसके केक से वाकिफ भी थे और गांव के बहुत सारे लोग उसके रेगुलर कस्टमर थे। इसलिए सोनम की बेकरी मालती की बेकरी के आगे चल नहीं पा रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन सोनम की बेकरी बिल्कुल भी नहीं चलती, जिसके बाद वो अपनी बहन रिया से कहती है, रिया, मुझे अब डर लग रहा है। क्या सच में हमने जैसा सोचा था वैसा हो पाएगा? कहीं इस बेकरी के चक्कर में हमारा ये घर भी ना चला जाए। दीदी, आप चिंता मत कीजिए। मेरी टीचर ने मुझे बताया था कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, परेशानियाँ आती है, पर अंत में जीत मेहनत करने वालों की ही होती है। अपनी बहन की बात मानकर सोनम बेकरी चालू रखती है। फिर एक दिन रिया सोनम से कहती है, दीदी, मेरी एक हेल्प कर दो। बोल। दीदी, आज मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे है। मेरे पास उसे देने के लिए कोई गिफ्ट तो नहीं है, पर अगर आप उसके लिए एक बर्थडे केक बना दोगी तो मैं उसे गिफ्ट के तौर पर दे दूंगी। ठीक है। इसके बाद सोनम एक बहुत ही स्वादिष्ट केक बनाकर रिया को दे देती है। रिया वो केक अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में ले जाती है। जब सभी लोग वो केक खाते हैं तो वो केक की तारीफ करते रुकते नहीं हैं। सबको ही वो केक बहुत पसंद आता है। तभी रिया की एक सहेली रिया से कहती है, रिया, ये केक तो सच में बहुत टेस्टी है, मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाता है। प्लीज मुझे उस शॉप का एड्रेस दे दो ना, जहाँ से तुम ये केक लेकर आई हो। हाँ यार रिया, प्लीज मुझे भी देना वो एड्रेस। इसके फ्लेवर्स मुझे बहुत पसंद आए हैं। रिया सबको अपनी बहन की बेकरी का एड्रेस दे देती है और धीरे धीरे सोनम की दुकान पर लोगों की भीड़ जुड़ना शुरू हो जाती है। ये सब देखकर मालती धीरे धीरे सोनम से चिढ़ने लगती है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसके रहते हुए गांव में किसी और की बेकरी चल रही है। अब समय के साथ साथ मालती के कस्टमर्स भी सोनम की दुकान पर जाने लगते हैं। ये सब मालती बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती और फिर मन ही मन सोचती है, बहुत हो गया है सोनम का। मेरे रहते हुए इसने मेरे ही दुकान के कस्टमर अपनी तरफ खींच लिए। अब मैं कुछ ऐसा करूंगी कि इसके खुद के ही कस्टमर इसकी पूरी बेकरी को तहस नहस कर देंगे। मालती ऐसे मौके का इंतजार ही कर रही होती है और उसे ऐसा मौका मिल भी जाता है। सोनम को एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिलता है। उसमें उसे 50 केक बनाने होते हैं। सोनम बहुत ही ज्यादा खुश होती है। रिया, सच में अगर ये ऑर्डर सही से निकल गया ना तो मैं हमारा घर छुड़वा लूंगी और उसके बाद हम इस छोटी सी बेकरी को एक बड़ी दुकान में बदल सकते हैं। ऑल द बेस्ट दीदी। सोनम कुछ ही दिनों में 50 केक बनाकर तैयार कर लेती है। डिलीवरी से एक दिन पहले सोनम सारे केक को बेकरी में अच्छे से रखकर घर चली जाती है, परंतु मालती किसी तरह सोनम की बेकरी में घुस जाती है और उन सभी 50 केक में एक केमिकल मिला देती है। इसके बाद जब सोनम उस केकों की डिलीवरी करके आती है तो अगले ही दिन कुछ लोग सोनम की बेकरी पर आते हैं और उसकी बेकरी में आग लगा देते हैं। यहाँ तक कि उसके घर में भी आग लगा देते हैं। सोनम, तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? तुमने ना जाने केक में क्या मिलाया। हमारे सारे मेहमान बीमार पड़ गए हैं, आधे से ज्यादा लोग अस्पताल में हैं। अब हम ना तो तुम्हारी बेकरी चलने देंगे और ना ही तुम्हें इस गांव में रहने देंगे। ऐसा कहकर लोग सोनम और रिया को गांव से भगा देते हैं। सोनम और रिया जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठी होती है। सोनम सर पर हाथ रखकर रो रही होती है। मैं माँ बाबा की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने सच में केक में कुछ नहीं मिलाया था। ना जाने ये किसकी हरकत है, कोई क्यों ऐसा करना चाहेगा।
इस पर रिया कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी सोनम और रिया को किसी के चिल्लाने और रोने की आवाज आती है। सोनम और रिया उस आवाज का पीछा करते हैं तो उन्हें पेड़ पर एक परी रस्सी से बंधी हुई दिखाई देती है, जिसके बाद सोनम और रिया मिलकर उस परी को आजाद करते हैं। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक चुड़ैल ने मुझे इस मायावी रस्सी से इस पेड़ पर लटका दिया था। पर आप तो परी है ना, आपके पास तो जादू होगा, आप अपने जादू से खुद को आजाद कर सकती थी। हाँ, पर मेरा जादू मेरी छड़ी में है, जो कि मेरे पास नहीं है। अगर आपकी छड़ी आपके पास नहीं है तो कहाँ है? मेरी छड़ी बादलों में बने जादुई केक के घर के अंदर है। वो जादुई केक रानी परी ने मुझे मेरे जन्मदिन यानी आज गिफ्ट में दिया था और मेरी जादुई छड़ी भी उसी में थी। लेकिन एक चुड़ैल ने अचानक से मुझ पर हमला कर दिया और मैं धरती पर आ गई, जिसमें मेरी छड़ी वहीं बादलों में बने जादुई केक के घर में रह गई। कृपया मेरी मदद करो और मेरी छड़ी वहाँ से ले आओ। पर हम बादलों में पहुँचेंगे कैसे? रिया की इतनी बात सुनते ही परी धरती से बादलों तक पहुँचने वाली सीढ़ी बना देती है। फिर दोनों बहनें उस सीढ़ी पर चलकर बादलों में पहुँच जाती है। लेकिन उन दोनों को वहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 जादुई केक के घर दिखाई देते हैं। इसमें से परी का जादुई केक का घर कौन सा है? तभी पहले जादुई केक के घर से आवाज आती है, तुम्हारा स्वागत है लड़कियों, तुम मेरे जादुई केक के घर में आओ। मेरे घर में बहुत सारा सोना चांदी भरा हुआ है, जिसे पाकर तुम बहुत ज्यादा अमीर हो जाओगी। तभी दूसरे जादुई केक के घर से आवाज आती है, नहीं नहीं, तुम मेरे घर में आओ। मेरे घर में आते ही तुम्हें शानो शौकत सब प्राप्त हो जाएगी। तभी आखिरी जादुई केक का घर कहती है, मैं जानती हूँ यहाँ पर तुम नटखट परी की जादुई छड़ी लेने आई हो। वो मेरे घर के अंदर है, तुम जल्दी से जाकर उन्हें वो छड़ी दे दो। पर हाँ, ऐसा करने पर तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, इसलिए फैसला तुम्हारा है। सोनम कुछ देर सोचती है और फिर कहती है, उस परी ने हम पर विश्वास किया है, हम उसका विश्वास नहीं तोड़ सकते, इसलिए हम आखिरी वाले जादुई केक के घर में जाएंगे। सोनम के ऐसा कहते ही पहले 2 जादुई केक के घर गायब हो जाते हैं। इसके बाद सोनम परी की छड़ी लेकर वापस धरती लोक पर आ जाती है, उसे सारी कहानी बताती है, जिसके बाद परी कहती है, शाबाश, अच्छा हुआ तुमने गलत नहीं किया। वो दोनों जादुई केक के घर मायावी थे, जो कि चुड़ैल के बनाए हुए थे। अगर तुम दोनों उनमें से किसी एक घर में भी चली जाती तो तुम कभी वापस नहीं आ पाती। नटखट परी वापस से छड़ी पाकर बहुत खुश होती है और फिर खुश होकर सोनम और रिया से कहती है, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी काफी मदद की है। जब तुम बादलों में गई थी तब मैंने यहाँ रहकर तुम्हारी सारी कहानी पता कर ली है। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास रहने को घर नहीं है और न ही खाने को खाना है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे केक के साथ जो गलत हुआ था वो किसने किया है। इसलिए मैं तुम्हें अपना जादुई केक का घर उपहार के रूप में देती हूँ। उस घर में तुम रह भी सकती हो, उस घर से तुम्हें खाना भी मिल जाएगा और साथ ही साथ उस घर की मदद से तुम लोग गांव वालों को सारी सच्चाई दिखा सकते हो। लेकिन उससे पहले तुम्हें उस घर में जाकर खुद देखना होगा कि आखिरकार सच्चाई है क्या। इसके बाद परी अपनी छड़ी घुमाती है और वहाँ पर परी का जादुई केक का घर प्रकट हो जाता है। इसके बाद सोनम और रिया उस घर में जाती है। उस घर में जाते ही उन्हें मालती की हुई सारी हरकत का पता चल जाता है। फिर बाहर आकर सोनम और रिया परी का धन्यवाद करती हैं, जिसके बाद परी वापस से परी लोग चली जाती है। सोनम और रिया गांव में आकर लोगों को सारी सच्चाई दिखाते हैं, जिसके बाद लोग मालती का तिरस्कार करके उसे गांव से भगा देते हैं और फिर सोनम और रिया से माफी मांगकर उन्हें वापस से गांव में बसा लेते हैं। जिसके बाद सोनम फिर से गांव में एक बेकरी खोलती है और अपना सपना पूरा करती है।